हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपने देखा होगा, इस बार जो IBPS पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया था, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखें तो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स ये टॉपिक भी दिया हुआ है। तो ये आपको पढ़कर जाना है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, और वो भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में, यानी कि आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हें अच्छे से अरेंज किया है ताकि इजीली आप ग्रैस्प कर पाएँ, और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो काम की नहीं, उन्हें हटा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, आरबीआई सर्कुलर्स के साथ ही एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए हैं। जैसे आपने एक आरबीआई सर्कुलर पढ़ा, उसी संबंधित एमसीक्यू आपको उसके साथ में मिल जाएंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इसी पीडीएफ कोर्स में इंक्लूड किया गया है। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले आपको अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स अब इसी पीडीएफ कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। वीडियोस और पीडीएफ्स दोनों में कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, जो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगी। जैसे IBPS पीओ, RRB पीओ, SPI पीओ, RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे उस कोर्स को पढ़कर। काफ़ी अच्छे से वो कोर्स बनाया गया है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो उसमें इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, वो भी आप कर जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं। तो ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, सबके लिए यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हवाना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शंस हैं पेरू, क्यूबा, मैक्सिको या फिर कोलंबो। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What was India's rank in Global Innovation Index 2025 and how has it improved since 2020? पूछ रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है और 2020 में इसमें कितना सीधा सुधार हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 38th रैंक है, और 2020 से इसका सुधार कितना हुआ है। 2020 में 48 था और अब 38 है। साइड में आप देखेंगे जो इमेज है, इसमें स्विट्जरलैंड पर पहले नंबर पर है, फिर स्वीडन है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर साउथ कोरिया है, फिर सिंगापुर है। टॉप 5 तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, वैसे तो आपको टॉप 10 याद होने चाहिए। अच्छा, ये याद रखिएगा, एशिया से चाइना है इसमें 10वें नंबर पर, और चौथे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, 5वें नंबर पर सिंगापुर है। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO, इसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का 18th एडिशन लॉन्च किया है और इसका टाइटल है इनोवेशन एट अ क्रॉस रोड्स। 139 इकोनॉमीज को उनके इनोवेशन कैपेबिलिटीज एंड आउटपुट्स के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। 2007 से ही ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है एनुअली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट के द्वारा। यूरोप इसमें लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा इनोवेटिव रीजन है ये। ग्लोबल टॉप 25 में 15 कंट्रीज यूरोपियन है और टॉप 10 में 6 यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी जगह बनाई है। लगातार 15वें साल स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड पर है, साउथ कोरिया चौथे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर सिंगापुर है। भारत की बात करते हैं तो 2025 में भारत की रैंक 38 हो गई है और स्कोर है 38.2, जबकि 2020 में भारत की रैंक 48 थी। और भारत लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में टॉप पोजीशन पर है, ठीक है। साथ ही सेंट्रल एंड सदर्न एशिया इस रीजन में चाइना 10वें नंबर पर है, पहली बार ग्लोबल 10 में अपनी जगह इसने बनाई है। इंडिया ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो दी है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में, मार्केट सोफिस्टिकेशन में, और इसकी जो वीकेस्ट रैंकिंग है वो बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस इनमें है। सबसे लास्ट 139 पोजीशन पर नाइजर है। विच टीम वॉन द 2025-26 दुलीप ट्रॉफी? 2025-26 दुलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल जोन। 2025-26 दुलीप ट्रॉफी ये 62nd एडिशन था दुलीप ट्रॉफी का, जो कि एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है, भारत में खेला जाता है। 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन एंड वेस्ट जोन। सेंट्रल जोन के कैप्टन रजत पाटीदार हैं और इन्होंने ही 2025-26 की दुलीप ट्रॉफी जीत ली है, सेंट्रल जोन को 6 विकेट से हराया है। हु वॉन द अजरबैजान ग्रां प्री 2025? अजरबैजान ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन ने अजरबैजान ग्रां प्री 2025 जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने इटालियन GP जीता था। ये डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर है जो कि फॉर्मूला 1 में रेड बुल रेसिंग के लिए कार्य करते हैं, रेड बुल रेसिंग के लिए रेस लगाते हैं। Who has been appointed as the president of Cricket Association of Bengal, CAB, कैप? बंगाली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सौरव गांगुली। फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली ये फिर से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कैप के 6 साल के बाद। मतलब पहले भी रहे, 6 साल पहले भी थे इस पोजीशन पर, फिर BCCI प्रेसिडेंट भी बने थे। इससे पहले 2015-2019 तक कैप के प्रेसिडेंट थे और इससे पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे 2019 और 2022 के बीच, फिर जय शाह बन गए थे। और जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के तौर पर अपने ही एल्डर ब्रदर स्नेहाशीष गांगुली को रिप्लेस कर रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर? उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा, हाँ, पवन कुमार शर्मा ये तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। वी ललिता लक्ष्मी ये जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में। और अगर हम अपॉइंटमेंट देखें तो राजा मुरुगन मुथुकलती इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आता है। India has been re-elected to the Council of Administration and the Postal Operations Council of the Universal Postal Union during the 28th UPO Congress held in दुबई। ऑप्शन बी, भारत को दुबई में आयोजित 28वीं UPO कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो भारत को री-इलेक्ट किया गया है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में। यूनिवर्सल पोस्टल काउंसिल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का ये हिस्सा है और जहाँ पर भारत को शामिल किया गया है। ये बैठक हुई है दुबई में 28th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। अगर हम इस UPO की बात करें, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स बर्न स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है मसीको मेटोकी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अम्बू करंगल प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु।
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, इन्होंने अनबू करांगल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत फाइनेंशियल सहायता, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है जो ऑर्फन चिल्ड्रन है या फिर जिनके दो में से एक पेरेंट नहीं है, तो उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, 18 तक, जब तक 18 तक नहीं हो जाए तब तक। पहले फेज में टोटल 6082 चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया गया है। 2000 रुपये पर मंथ इन्हें दिया जाएगा जब तक कि अपने स्कूलाइजेशन को पूरा नहीं कर लेते। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो तयू मनावर प्रोग्राम है उसका हिस्सा है ये स्कीम। तमिलनाडु साथ ही पहला राज्य बन गया भारत में जिसने आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द पासबुक लाइट फीचर इन 2025? किस संगठन ने पासबुक लाइट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है EPFO। तो EPFO ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की जिसका नाम है पासबुक लाइट, अपने मेंबर पोर्टल में ही। तो इससे जो मेंबर्स हैं वो इजीली अपने पासबुक में चेक कर सकते हैं, जैसे उन्हें अपनी कंट्रीब्यूशन या फिर विड्रॉल या फिर बैलेंस की समरी चाहिए तो एक ही पोर्टल में सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। पासबुक पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, पासबुक लाइट ही इन्होंने मेंबर पोर्टल के अंदर इंक्लूड कर दिया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है उसके तहत दो मेन सोशल सिक्योरिटी एजेंसी आती हैं, जिनमें से एक EPFO है, दूसरी है ESI यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। और जो EPFO है ना, इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, CBT जिसे बोलते हैं। तो इसे जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इसके तहत बनाया गया था। व्हाट डज स्वागत फाई स्टैंड फॉर? स्वागत फाई का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्वागत फाई यानी कि सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स इसे लॉन्च करने की मंजूरी दी थी है। तो इसके जरिए क्या होगा, जो भी ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना उनके लिए ईजी बन जाएगा। ईजी किस सेंस से बनेगा? देखिए, अलग अलग रूट से भारत में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे FDI के रूट से कर सकते हैं, FPI के रूट से कर सकते हैं। अब हर बारी आप अलग अलग रूट से जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, दोबारा से वही डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और फाइल्स वगैरह इधर से उधर मूव होती है, समय भी लगता है। तो ये जो स्वागत फाई है इस तरह का पोर्टल है, यहाँ पर आप एक बार रजिस्टर हो गए तब आप किसी भी रूट के जरिए अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो केवल आपके वही, मतलब एक बार आपने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स इशू करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक बार कर दिए, फिर आप किसी भी रूट से इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप फ्री हो। जैसे लिखा भी है, इट विल ऑल्सो इनेबल यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अक्रॉस मल्टीपल इन्वेस्टमेंट रूट्स फॉर दीज एंटिटीज व्हाइल मिनिमाइजिंग रिपीटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर सच इन्वेस्टर्स। मतलब आप बार बार आपको रिपीटेड कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, एक बार कंप्लायंस कर लीजिए, वो बहुत है। For how many years has India signed the new contract with International Seabed Authority to explore polymetallic sulfides? भारत ने पॉलीमेटलिक सल्फाइड का अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कितने वर्षों के लिए नया अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 ईयर्स। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी के बीच में हुआ है, जिसके जरिए इंडियन ओशन का जो कार्लसबर्ग रीच है वहाँ पर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करेगा भारत। इस तरह से भारत जो है पहली कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने दो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं ISA के साथ पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स में काफ़ी वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव इन 2025? किस संगठन ने 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलकर नई दिल्ली में सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम रहा विकसित ग्राम से विकसित भारत। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, इसका मकसद है भारत में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको प्रमोट करना हर एक सेक्टर में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, चेयरमैन इसके जैक सिसा हैं। India signed an initial pact with which international organization to advance the international reference classification of occupations?
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ, जिसके जरिए इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस में सुधार किया जाएगा भारत में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सके। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई एक जॉब है ना, उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है अलग अलग कंट्रीज में। मान लीजिए भारत में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या स्किल चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि विदेश में भी ऐसा ही हो। विदेशों में हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी और तरीके से जानते हो, है ना, वो जॉब किसी और कुछ और रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपको ये करना है, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए, और जो भारत में है वो थोड़ा अलग हो। तो वही भारत जो है अब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है हर एक जॉब का, उसके साथ मैच करना चाहता है खुद को, ताकि भारत का जो यूथ है अगर वो बाहर जॉब करना चाहे तो उसका स्किल कम ना पड़े। यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर है लेकिन बाहर जाकर जो उसके पास कैपेबिलिटी है वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाहर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मैच करने की बात हो रही है। ऑक्यूपेशन मतलब जो कामकाज होता है। ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F. होंगबो, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड उत्तराखंड फर्स्ट एनवीडिया AI एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट विच इंस्टीट्यूट। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में उत्तराखंड की पहली एनवीडिया AI और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इसको इनोग्रेट किया है ग्राफिकेरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में। पहली तरह का सेंटर है उत्तराखंड में, और इसमें एप्पल iOS डेवलपमेंट सेंटर भी है जो एप्पल और इन्फोसिस के साथ मिलकर बनाया गया है। साथ ही राज्य का पहला एनवीडिया AI एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी इसमें लॉन्च की गई है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड विद विच प्लेटफॉर्म फॉर द AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है कीवी। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कीवी के साथ मिलकर। कीवी एक UPI प्लेटफॉर्म है, मतलब UPI पर एक क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है UPI प्लेटफॉर्म पर। इसी तरह से क्रेड ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर क्रेड इंडसइंड बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच फिनटेक कंपनी इंटीग्रेटेड एप्पल पे टू सपोर्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स फॉर इंडियन मर्चेंट्स? किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का समर्थन करने हेतु एप्पल पे को एकीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। तो फिनटेक फर्म है रेजर पे, इसने एप्पल पे के साथ इंटीग्रेट किया है एज अ पेमेंट मेथड, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो इंडियन मर्चेंट्स करते हैं उसमें सुविधा हो सके। फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है हमारे देश में जिसने एप्पल पे को इनेबल किया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। What is India's projected GDP growth rate for the current fiscal according to S&P Global Ratings? S&P Global Ratings से चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%, 6.5%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है 6.5% पर रखा है करंट फिस्कल में। अप्रैल से जून क्वार्टर में भारत की GDP 7.8% से ग्रो हुई है, याद रखिएगा। VCT hosted the second national conference of anti-narcotics task force heads of states and union territories। किस शहर ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स अध्यक्षों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो यूनियन होम मिनिस्टर कॉर्पोरेशन अमित शाह ने सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट 2024 भी इन्होंने लॉन्च किया है। ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल कैंपेन भी लॉन्च किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज ज्ञानेक्स? आंसर इज गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स। UK, Canada and Australia announced they are formally recognizing a Palestinian state. Which country will build the Middle East's first integrated green ship recycling facility? Oman. Hyderabad headquartered firm Viona Fintech has received NPCI approval to operate as a third-party application provider. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the three-day Combined Commanders Conference at the Eastern Command headquarters of the Indian Army in Kolkata. तो आप में से कई इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। द बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज साइंड इन विच ईयर? इन विच कंट्री इज द बेग्राम एयर बेस लोकेटेड?
National Logistics Policy was launched by PM Narendra Modi in which year? In recent decision, the center has issued a memorandum to mine uranium from which state? Who from Muzaffarpur, Bihar has achieved a remarkable milestone by becoming the state's first women FIDE master? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।